हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन की कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ मौसमी चंद्रा और ये है कथा कस्तूरी। कथा कस्तूरी में आज मैं लेकर आई हूँ आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है नामालूम सी एक खता। गर्मी के दिन थे। बादशाह ने उसी फागुन में सलीमा से नई शादी की थी। सल्तनत के झंझटों से दूर रहकर नई दुल्हन के साथ प्रेम और आनंद की कलोल करने वे सलीमा को लेकर कश्मीर के दौलत खाने में चले आए थे। रात दूध में नहा रही थी। दूर के पहाड़ों की चोटियां बर्फ से सफ़ेद होकर चांदनी में बहार दिखा रही थी। आराम बाग के महलों के नीचे पहाड़ी नदी बल खाकर बह रही थी। मोती महल के एक कमरे में शमादान जल रहा था और उसकी खुली खिड़की के पास बैठी सलीमा रात का सौंदर्य निहार रही थी। खुले हुए उसके बाल उसकी फिरोजी रंग की ओढ़नी पर खेल रहे थे। चिकन के काम से सजी और मोतियों से गुथी हुई फिरोजी रंग की ओढ़नी पर कसी कमखाब की कुर्ती और पन्नों की कमर पेटी पर अंगूर के बराबर बड़े मोतियों की माला झूम रही थी। सलीमा का रंग भी मोती के समान था। उसकी देह की गठन निराली थी। संगमरमर के समान पैरों में जरी के काम के जूते पड़े थे, जिस पर दो हीरे दक दक चमक रहे थे। कमरे में एक कीमती ईरानी कालीन का फर्श बिछा था, जो पैर रखते ही हाथ भर नीचे धंस जाता था। सुगंधित मसालों से बने शमादान जल रहे थे। कमरे में 4 पूरे कद के आईने लगे थे। संगमरमर के आधारों पर सोने चांदी के फूलदानों में ताजे फूलों के गुलदस्ते रखे थे। दीवारों और दरवाज़ों पर चतुराई से गुथी हुई नाग केसर और चंपे की मालाएं झूल रही थी, जिनकी सुगंध से कमरा महक रहा था। कमरे में अनगिनत बहुमूल्य कारीगरी की देश विदेश की वस्तुएं करीने से सजी हुई थी। बादशाह 2 दिन से शिकार को गए थे। इतनी रात होने पर भी नहीं आए थे। सलीमा खिड़की में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। सलीमा ने उकताकर दस्तक दी। एक बांदी दस्तबस्ता लेकर हाजिर हुई। बांदी सुंदर और कमसिन थी। उसे पास बैठने का हुक्म देकर सलीमा ने कहा, साकी, तुझे बीन अच्छी लगती है या बांसुरी? बांदी ने नम्रता से कहा, हुजूर जिसमें खुश हो। सलीमा ने कहा, पर तू किसमें खुश है? बांदी ने कंपित स्वर में कहा, सरकार, बांदियों की खुशी ही क्या। सलीमा हंसते हंसते लौट गई। बांदी ने बंसी लेकर कहा, क्या सुनाओ? बेगम ने कहा, ठहर, कमरा बहुत गर्म मालूम होता है। इसके तमाम दरवाजे और खिड़कियां खोल दे, चिरागों को बुझा दे, चटकती चांदनी का लुफ्त उठाने दे और वे फूल मालाएं मेरे पास रख दे। बांदी उठी। सलीमा बोली, सुन, पहले एक गिलास शरबत दे, बहुत प्यासी हूँ। बांदी ने सोने के गिलास में खुशबूदार शरबत बेगम के सामने ला धरा। बेगम ने कहा, उफ, यह तो बहुत गर्म है, क्या इसमें गुलाब नहीं दिया? बांदी ने नम्रता से कहा, दिया तो है सरकार। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस्तंबोल और मिला। साकी गिलास लेकर दूसरे कमरे में चली गई। इस्तंबोल मिलाया और भी एक चीज़ मिलाई। फिर वह सुबासित मदिरा का पात्र
बेगम के सामने ला धरा। एक ही सांस में उसे पीकर बेगम ने कहा, अच्छा अब सुनो, तूने कहा था कि तू मुझे प्यार करती है। सुना, कोई प्यार का ही गाना सुना। इतना कह और गिलास को गलीचे पर लुढ़का कर मदमाती सलीमा उस कोमल मखमली मसनत पर खुद भी लुढ़क गई और रस भरे नेत्रों से साकी की ओर देखने लगी। साकी ने बंशी का सुर मिलाकर गाना शुरू किया। दुखबा में कासे का मोरी सजनी। बहुत देर तक साकी की बंशी कंठ ध्वनि कमरे में घूम घूम कर रोती रही। धीरे धीरे साकी खुद भी रोने लगी। साकी मदिरा और यौवन के नशे में चूर होकर झूमने लगी। गीत खत्म करके साकी ने देखा सलीमा बेसुध पड़ी है। शराब की तेजी से उसके गाल एकदम सुर्ख हो गए और तांबुल राग रंजित होठ रह रह कर फड़क रहे। सांस की सुगंध से कमरा महक रहा है, जैसे मंद पवन से कोमल पत्ती कांपने लगती है। उसी प्रकार सलीमा का वक्षस्थल धीरे धीरे कांप रहा है। प्रस्वेद की बूंदें ललाट पर दीपक के उज्जवल प्रकाश में मोतियों की तरह चमक रही है। बंशी रखकर साकी क्षण भर बेगम के पास आकर खड़ी हुई। उसका समूचा कांपा शरीर कांपने लगा, आंखें जलने लगी, कंठ सूख गया। वह घुटने के बल बैठकर बहुत धीरे धीरे अपने आंचल से बेगम के मुख का पसीना पोंछने लगी। इसके बाद उसने झुककर बेगम का मुंह चूम लिया। फिर ज्यों ही उसने अचानक आंखें उठाकर देखा तो पाया खुद दीन दुनिया के मालिक शाहजहां खड़े उसकी यह करतूत अचरज और क्रोध से देख रहे हैं। साकी को सांप डस गया। वह हस्त बुद्धि की तरह बादशाह का मुंह ताकने लगी। बादशाह ने कहा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है? साकी चुप खड़ी रही। बादशाह ने कहा, जवाब दे। साकी ने धीमे स्वर में कहा, जहां पना, अगर कनीज कुछ जवाब ना दे तो? बादशाह सन्नाटे में आ गए। बहंदी की इतनी हिम्मत? उन्होंने फिर कहा, मेरी बात का जवाब नहीं। अच्छा, तुझे निर्वस्त्र करके कोड़े लगाए जाएंगे। साकी ने अकंपित स्वर में कहा, मैं मर्द हूं। बादशाह की आंखों में सरसों फूल उठी। उन्होंने अग्निमय नेत्रों से सलीमा की ओर देखा। वह बेसुध पड़ी सो रही थी। उसी तरह उसका भाड़ा यौवन खुला पड़ा था। उसके मुंह से निकला, उफ बादशाह, और तत्काल उनका हाथ तलवार की मूठ पर गया। फिर उन्होंने कहा, दो जग के कुत्ते, तेरी यह मजाल। फिर कठोर स्वर में पुकारा, मादूम। ए भयंकर रूप वाली तातारी औरत बादशाह के सामने अदब से आ खड़ी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया, इस मरदूद को तहखाने में डाल दे ताकि बिना खाए पिए मर जाए। मादूम ने अपने कर्कश हाथों से युवक का हाथ पकड़ा और ले चली। थोड़ी देर बाद दोनों एक लोहे के मजबूत दरवाजे के पास आ खड़े हुए। ताताड़ी बांदी ने चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और कैदी को भीतर ढकेल दिया। कोठरी की गज कैदी का बोझ ऊपर पड़ते ही कांपती हुई नीचे धसकने लगी। प्रभात हुआ। सलीमा की बेहोशी दूर हुई। चौंक कर उठ बैठी। बाल संवारने, ओढ़नी ठीक की और चोली के बटन कसने को आईना के सामने जा खड़ी हुई। खिड़कियां बंद थी। सलीमा ने पुकारा,
साकी, प्यारी साकी, बड़ी गर्मी है, जरा खिड़की तो खोल दे। निगोरी नींद ने तो आज गजब ढा दिया। शराब बहुत तेज थी। किसी ने सलीमा की बात न सुनी। सलीमा ने जरा जोर से पुकारा, साकी। जवाब ना मिला। सलीमा हैरान हुई। वह खुद खिड़की खोलने लगी, मगर खिड़कियां बाहर से बंद थी। सलीमा ने विस्मय से मन ही मन कहा, क्या बात है, लौंडिया सब क्या हुई? वह द्वार की तरफ चली। देखा एक तातारी बांधी डंगी तलवार लिए पहरे पर मुस्तैद खड़ी है। बेगम को देखते ही उसने सिर झुका लिया। सलीमा ने क्रोध से कहा, तुम यहाँ क्यों हो? बादशाह के हुक्म से। क्या बादशाह आ गए? जी हाँ। मुझे इत्तला क्यों नहीं की? हुक्म नहीं था। बादशाह कहाँ हैं? जीनत महल के दौलत खाने में। सलीमा के मन में अभिमान हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, खूबसूरती की हाट में जिनका कारोबार है वो मोहब्बत को क्या समझेंगे। तो अब जीनत महल की किस्मत खुली। तातारी स्त्री चुपचाप खड़ी रही। सलीमा फिर बोली, मेरी साकी कहाँ है? कैद में। क्यों? जहाँ पनाह का हुक्म था। उनका कसूर क्या था? मैं अर्ज नहीं कर सकती। कैद खाने की चाबी मुझे दे, मैं भी उसे चुराती हूँ। आपको अपने कमरे से बाहर जाने का हुक्म नहीं है। तब क्या मैं भी कैद हूँ? सलीमा की आंखों में आंसू भर आए। वह लौटकर मसनद पर गड़ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ठहर कर उसने एक खत लिखा, हुजूर, कसूर माफ़ फरमाए। दिन भर थकी होने से ऐसी बेसुध सो गई कि हुजूर के इस्तकबाल में हाजिर न रह सकी और मेरी उस लौंडी को भी जान बख्श दी जाए। उसने हुजूर के दौलत खाने में लौट आने की इत्तला मुझे वाजिबी तौर पर ना देकर बेशक भारी कसूर किया है, मगर वह नई कमसिन गरीब और दुखिया है। कनीज। चिट्ठी बादशाह के पास भेज दी गई। बादशाह ने आगे होकर कहा, लाई क्या है? बांदी ने दस्तबस्ता अर्ज किया, खुदाबंद, सलीमा बीबी की अर्जी है। बादशाह ने गुस्से से होठ चबाकर कहा, उससे कह दे कि मर जाए। इसके बाद खत में एक ठोकर मारकर उन्होंने उधर से मुंह फेर लिया। बांदी सलीमा के पास लौट आई। बादशाह का जवाब सुनकर सलीमा धरती पर बैठ गई। उसने बांदी को बाहर जाने का हुक्म दिया और दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोई। घंटों बीत गए। दिन छिपने लगा। सलीमा ने कहा, हाय, बादशाहों की बेगम होना भी क्या बदनसीबी है। इंतज़ारी करते करते आंखें फूट जाए, मिन्नतें करते करते जबान घिस जाए, अदब करते करते जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर भी इतनी सी बात कि मैं ज़रा सो गई, उनके आने पे जग ना सकी। इतनी सज़ा, इतनी बेइज्जती, तब मैं बेगम क्या हुई? जीनत और बांदिया सुनेगी तो क्या कहेगी? इस बेइज्जती के बाद मुँह दिखाने लायक कहाँ रही? अब तो मरना ही ठीक है। अफसोस मैं किसी गरीब किसान की औरत क्यों न हुई। धीरे धीरे अस्तित्व का तेज उनकी आत्मा में उदय हुआ। गर्व और दृढ़ प्रतिज्ञा के चिन्ह उनके नेत्रों में छा गए। वह सांपिन की तरह चोट खाकर उठ खड़ी हुई। उसने एक और खत लिखा, दुनिया के मालिक, आपकी बीवी और कनीज होने की वजह से मैं आपके हुक्म को मानकर मरती हूँ। इतनी बेइज्जती पाकर एक मलिका का मरना ही मुनासिब है, मगर इतने बड़े बादशाह को, औरतों को इस कदर नाचीज तो ना समझना चाहिए कि एक अदनी सी बेवकूफ़ी की इतनी बड़ी सज़ा। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं बेखबर सो गई थी। सिर्फ एक बार हुजूर को देखने की ख्वाहिश लिए मरती हूँ। मैं उस पाक परवरदिगार
दिगार के पास जाकर अर्ज करूंगी कि वह मेरे शौहर को सलामत रखे। सलीमा खत को इत्र से सुबासित करके ताज़े फूलों के गुलदस्ते में इस तरह रख दिया गया जिससे किसी की उस पर फौरन ही नज़र पड़ जाए। इसके बाद उसने जवारात की पेटी से एक बहुमूल्य अंगूठी निकाली और कुछ देर तक आंखें गड़ा गड़ा के उसे देखती रही, फिर उसे चाट गई। बादशाह शाम की हवाखोरी को नजरबाग में टहल रहे थे। 2-3 खोजे घबराए हुए आए और चिट्ठी पेश करके अर्ज की, हुजूर गजब हो गया, सलीमा बीबी ने जहर खा लिया है और वह मर रही है। क्षण भर में बादशाह ने खत पढ़ लिया। झपटे हुए सलीमा के महल पहुंचे। प्यारी दुल्हन सलीमा जमीन पर पड़ी है, आंखें ललाट पर चढ़ाई है, रंग कोयले के समान हो गया है। बादशाह से न रहा गया। उन्होंने घबरा कर कहा, हकीम, हकीम को बुलाओ, कई आदमी दौड़े। बादशाह का शब्द सुनकर सलीमा ने उसकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, जहे किस्मत। बादशाह ने नज़दीक बैठकर कहा, सलीमा, बादशाह की बेगम होकर क्या तुम्हें यही लाजिम था? सलीमा ने कष्ट से कहा, हुजूर मेरा कसूर बहुत मामूली था। बादशाह ने कड़े शब्दों में कहा, बदनसीब, शाही जनान खाने में मर्द का वेश बदल कर रखना मामूली कसूर समझती है। कानों पर यकीन कभी ना करता मगर आंखों देखी को भी झूठी मान लूं। तड़प कर सलीमा ने कहा, क्या? बादशाह डरकर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, सच कहो, इस वक्त तुम खुदा की राह पर हो। वह जवान कौन था? सलीमा ने अचकचाकर पूछा, कौन जवान? बादशाह ने गुस्से से कहा, जिसे तुमने साकी बनाकर पास रखा था। सलीमा ने घबरा कर कहा, है? क्या वो मर्द है? बादशाह, तो क्या तुम सचमुच यह बात नहीं जानती? सलीमा के मुंह से निकला, या खुदा। फिर उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह सब मामला समझ गई। कुछ देर बाद बोली, खाविंद, तब तो कुछ शिकायत ही नहीं। इस कसूर को तो यही सजा मुनासिब थी। मेरी बदगुमानी माफ़ फरमाई जाए। मैं अल्लाह के नाम पर पड़ी कहती हूँ, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं। बादशाह का गला भराया। उन्होंने कहा, तो प्यारी सलीमा, तुम बेकसूर ही चली? बादशाह रोने लगे। सलीमा ने उनका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखा और कहा, मालिक मेरे, जिसकी उम्मीद न थी, मरते वक्त वह मज़ा मिल गया। कहा सुना माफ़ हो और एक अर्ज लौंडी की मंजूर हो। बादशाह ने कहा, जल्दी कहो सलीमा। सलीमा ने साहस से कहा, उस जवान को माफ़ कर देना। इसके बाद सलीमा की आंखों से आंसू बह चले और थोड़ी ही देर बाद वह ठंडी हो गई। बादशाह ने घुटनों के बल बैठकर उसका ललाट चूमा और फिर बालक की तरह रोने लगे। गजब के अंधेरे और सर्दी में युवक भूखा प्यासा पड़ा था। एकाएक घोर चित्कार करके किवाड़ खुले। प्रकाश के साथ ही एक गंभीर शब्द तहखाने में भर गया, बदनसीब नौजवान, क्या होश हवास में हो? युवक ने तीव्र स्वर में कहा, कौन? जवाब मिला, बादशाह। युवक ने कुछ भी अदब किए बिना कहा, यह जगह बादशाहों के लायक नहीं। क्यों तशरीफ लाएं? तुम्हारी कैफियत नहीं सुनी थी, उसे सुनने आया हूं। कुछ देर चुप रहकर युवक ने कहा, सिर्फ सलीमा को झूठी बदनामी से बचाने के लिए कैफियत देता हूँ, सुनिए। सलीमा जब बच्ची थी, मैं उसके बाप का नौकर था, तभी से मैं उसे प्यार करता था। सलीमा भी प्यार करती थी, पर वह बचपन का प्यार था। उम्र होने पर सलीमा पर्दे में रहने लगी और फिर वह शहंशाह की बेगम हुई, मगर मैं उसे भूल ना सका। 5 साल तक पागल की तरह भटकता रहा। अंत में वेश बदलकर बांदी की नौकरी कर ली। सिर्फ उसे देखते रहने और खिदमत करके दिन गुजारने का इरादा था। उस दिन उज्जवल चांदनी, सुगंधित पुष्प राशि, शराब की उत्तेजना और एकांत ने मुझे बेबस कर दिया।
उसके बाद मैंने आंचल से उसके मुख का पसीना पोंछा और मुंह चूम लिया। मैं इतना ही खताबार हूँ। सलीमा इसकी बाबत कुछ नहीं जानती। बादशाह कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद वे बिना दरवाज़ा बंद किए ही धीरे धीरे चले गए। सलीमा की मृत्यु को 10 दिन बीत गए थे। बादशाह सलीमा के कमरे में ही दिन रात रहते हैं। सामने नदी के उस पार पेड़ों के झुरमुट में सलीमा की सफ़ेद कब्र बनी है। जिस खिड़की के पास सलीमा बैठी उस दिन रात को बादशाह की प्रतीक्षा कर रही थी, उसी खिड़की में उसी चौकी पर बैठे हुए बादशाह उसी तरह सलीमा की कब्र दिन रात देखा करते हैं। किसी को पास आने का हुक्म नहीं। जब आधी रात हो जाती है तो उस गंभीर रात्रि के सन्नाटे में एक मर्म भेदिनी गीत ध्वनि उठ खड़ी होती है। बादशाह साफ साफ सुनते हैं, कोई करुण कोमल स्वर में गा रहा है, दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे कथा कस्तूरी पर आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की कहानी नामालूम सी एक खता। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।